नमस्कार, मैं अशोक व्यास डीडी न्यूज राजस्थान की खास पेशकश जनादेश 2024 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, राजस्थान में सूरज की बढ़ती गर्मी के साथ ही यहां लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां भी तेज हैं। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। राजस्थान की बात करें तो यहां पर 25 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। यहां 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को और दूसरा 26 अप्रैल को। पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, यानी मतदान होना है, और दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है और इनके परिणाम 4 जून को आएंगे। आज हम जिस लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण कर रहे हैं वो है राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाने वाला क्षेत्र भीलवाड़ा, जो वस्त्र नगरी के नाम से भी देश और विदेश में विख्यात है। यहाँ पर राजस्थान की 40% फाइबर का जो है निर्माण होता है और राजस्थान में ये जीएसटी कलेक्शन में भी सिरमौर है। यहाँ तकरीबन साल भर में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होता है। आइए अब जानते हैं क्या है भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र का इस बार का राजनीतिक समीकरण। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अगर राजनीतिक एरिया की बात करें तो यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभाएं हैं। पहली विधानसभा है आसींद, जहाँ से जब्बर सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। दूसरी है मांडल, यहाँ से उदयलाल भंडाणा बीजेपी के विधायक हैं। तीसरी है साहड़ा, लादूराम पितलिया यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। चौथी है भीलवाड़ा, अशोक कुमार कोठारी यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं। पांचवी है शाहपुरा, लालाराम बैरवा यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। छठी है जहाजपुर, गोपीचंद मीणा यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। सातवीं है मांडलगढ़, गोपाल लाल यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। और 8वीं है हिंडोली, जो बूंदी जिले के अंतर्गत आती है। वहाँ से अशोक चांदना कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर भीलवाड़ा में लोकसभा चुनावों का शोर मचा हुआ है। यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 21 लाख से ज्यादा मतदाता वाले इस लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो इसमें भीलवाड़ा जिले की 7 और बूंदी की 1 विधानसभा सीट शामिल हैं। भीलवाड़ा तेजी से बढ़ता हुआ राजस्थान का 7वां बड़ा शहर है। इसे अभरक नगरी और राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा कपड़े की फैक्ट्रियां होने से सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। बात अब यहाँ के पर्यटन की करें तो हरणी महादेव मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, मेनाल जलप्रपात और मेजा बांध प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस चुनाव में भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर समीकरणों को देखें तो भाजपा ने दामोदर अग्रवाल को और कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने यहां वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काटकर नए चेहरे के तौर पर दामोदर अग्रवाल पर भरोसा जताया है। दामोदर अग्रवाल का ये पहला चुनाव है। इससे पहले वे भाजपा संगठन में काम कर चुके हैं। अग्रवाल इस चुनाव में भीलवाड़ा को हवाई सेवा से जोड़ने, रेल और सड़क का विस्तार करने, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार सहित क्षेत्र का आधारभूत विकास का वादा कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैसी शिक्षा और चिकित्सा चाहिए, कैसा बिजली और पानी का समाधान चाहिए, और सबसे बड़ी बात कैसे रोजगार का सृजन हो सकता है, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सकते हैं, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, और चाहे उद्योगों का विकास हो। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर डॉक्टर सीपी जोशी से पहले दामोदर गुर्जर को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। बाद में उन्हें राजसमंद सीट से प्रत्याशी बनाकर उनकी जगह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया। सीपी जोशी 2009 में भीलवाड़ा से सांसद रह चुके हैं। इस चुनाव में वे अपने पिछले कार्यकाल में भीलवाड़ा में चंबल परियोजना और हाईवे सहित किए गए अन्य कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पर आयरन का यहाँ पर है। हमने यहाँ पर सर्वे करवाया और यहाँ पर अच्छा कारखाना लग सके स्टील का,
हमने गुलाबपुरा में ऑफिस भी खुलवा दिया गया था। क्या जरूरत नहीं बनती कि इस इलाके के नौजवान पीढ़ी के लोगों के लिए यहाँ पे स्टील का कारखाना लगता, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर 2019 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो यहां भाजपा के सुभाष बहेड़िया ने कांग्रेस के रामपाल शर्मा को 6,12,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। 2014 के चुनाव में भी बहेड़िया विजयी हुए थे। उन्होंने 1996 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह को पराजित किया था। अगर इस सीट पर 1952 से अब तक हुए 18 चुनावों के नतीजों को देखें तो यहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। इस दौरान यहां कांग्रेस 10, भाजपा 4 और निर्दलीय व अन्य दल भी 4 बार जीते हैं। इस बीच 1964 में इंडिकेट और सिंडिकेट विवाद को लेकर तत्कालीन सांसद और शिक्षा मंत्री कालूलाल श्रीमाली के केंद्रीय मंत्री और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव भी हुआ था। इसमें कांग्रेस के शिवचरण माथुर ने स्वतंत्र पार्टी के नाथू सिंह को हराया था। अब इस लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति को देखें तो यहाँ कुल 21,36,979 मतदाता हैं। इनमें 10,84,740 पुरुष, 10,52,221 महिला और 18 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 65.49% मतदान हुआ था। इस बार और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। वहीं क्षेत्र में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। खूब सारी रैलीज निकाली जा रही है, हस्ताक्षर अभियान कराए जा रहे हैं, पेरेंट टीचर मीट के अंदर संकल्प पत्र भरवाए जा रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर बड़ी स्कूल्स में ELC की गतिविधियां कराई जा रही है, शपथ कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जगह जगह पर। फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो मिली हुई हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही है। डिफरेंट थाना क्षेत्र में हमारी मोबिलिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस पेट्रोल्स बढ़ा दी गई हैं, मोबाइल पुलिस पार्टियां अपने इलाके में गश्त कर रही हैं। साथ ही इंटर स्टेट नाके और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके हमने स्थापित किए हैं जहां राउंड द क्लॉक चेकिंग चल रही है। इस चुनाव में अगर जनता के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ ग्रामीण इलाकों में चंबल का पानी, सिंचाई के लिए भीलवाड़ा को ERCP प्रोजेक्ट से जोड़ने, सैंडस्टोन, अभ्रक, ग्रेनाइट, फेल्सपार और सोडा के लिए नई खनन नीति बनाना प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग के लिए सस्ती बिजली और टेक्सटाइल पार्क का निर्माण करवाना भी बड़े चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। हर जगह सड़कें टूटी हुई है। आप देखेंगे टेक्सटाइल पार्क की जो सालों से मांग की जा रही है जनता द्वारा वो नहीं मिल पाया है। अंडरब्रिज की मांग की जा रही है वो नहीं मिल पाया है। तो कॉलेज में कोई ऐसा विशेष प्रयास नहीं किया कि यूनिवर्सिटी बन पाए या शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में, ऐसा इन्होंने कोई विशेष कोई काम नहीं किया। जो सड़कें हैं, जो यातायात है, वो मतलब प्रभावी रूप से कोई सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाई है। अब देखना यह है कि भीलवाड़ा कांग्रेस के CP जोशी या BJP से दामोदर अग्रवाल किसे जनता सबसे ज्यादा सहयोग देकर विजयी बनाती है। संजय लड्डा, दूरदर्शन समाचार, भीलवाड़ा। अभी देखिए आपने हमारी ये खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के विश्लेषण के लिए और अधिक जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है 2 खास मेहमान। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। मेरे दाईं तरफ है मिथिलेश जैमिनी जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। और उनके दाईं ओर है विशाल सूर्यकांत जी। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजस्थान की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा पहला सवाल मिथिलेश जी आपसे है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि भीलवाड़ा लोकसभा में अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने पहले जो उनके वर्तमान सांसद है सुभाष बहेड़िया, उनका टिकट काट करके एक नए उम्मीदवार दामोदर अग्रवाल जी को टिकट दिया है। इसके पीछे क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि BJP में भी कहीं आपसी खींचतान आपको नजर आ रही है? देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भीलवाड़ा में जो प्रत्याशी बदला है भाजपा ने, सुभाष बहेड़िया पहले 3 बार सांसद रह चुके हैं और 1 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी जगह जिन दामोदर अग्रवाल को लाया गया है वो संघ विचार परिवार से हैं। इसके अलावा वो 13 साल से संगठन महामंत्री का काम देख रहे हैं और लगभग 40 साल से वो विचार परिवार से जुड़े हुए हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ
दोनों के साथ संगठन में बहुत बखूबी काम कर चुके हैं। और कहीं न कहीं हमारे यहाँ कहा जाता है कि बहुत देर तक कोई चीज़ चलती है तो उसका विरोध होना भी शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल करने के लिए, और विधानसभा चुनाव में एक ट्रेलर देख चुकी है बीजेपी कि एक संघ का जो एमएलए जीत कर आता है निर्दलीय लड़ने के बाद, तो कहीं न कहीं इसमें संघ की पूरी सहमति है और दामोदर अग्रवाल को उसी के तहत उतारा गया है। मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा में खींचतान है। सुभाष भेड़िया भी खुद भी फील्ड में पूरा काम कर रहे हैं और वो भी यही चाहते हैं कि जो जीत का अंतर मैंने दर्ज किया था उससे बड़ा अंतर दामोदर अग्रवाल दर्ज करे। जी, लेकिन मिथिलेश जी, एक बात तो साफ नजर आ रही है, क्योंकि दामोदर अग्रवाल का ये पहला चुनाव है, राजनीतिक कैरियर में उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो आप उनके सामने अगर हम देखते हैं तो बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी, तो क्या आप ये अंतर महसूस नहीं कर रहे हैं? इनकी दामोदर जी की जीत पर कितना असर इस चीज का पड़ सकता है? देखिए, डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कहा जाता ना कांग्रेस में जो चल रहा है कि सब सुदर्शन रावत ने दुबई से आए और एक फायर किया। उन्होंने कहा कि मुझे मेवाड़ के बड़े नेताओं ने फंसा दिया, और कांग्रेस से एक बड़ी राजनीतिक चूक हुई कि वो ब्राह्मण कम्युनिटी को टिकट देना भूल गई। आनन फानन में सीपी जोशी को उतारा गया। लेकिन याद होगा कि सीपी जोशी जब भीलवाड़ा से लड़े थे तो उनके प्रमुख सेनापति रामपाल शर्मा थे, जो यूआईटी के चेयरमैन रहे, सीसीबी के चेयरमैन रहे, आरसीए के कोषाध्यक्ष रहे। वो उनके सेनापति थे, वो कमान संभालते थे और 35 साल तक कांग्रेस को मजबूती किए हुए थे। अब वही रामपाल शर्मा उनके सामने खड़े हैं, गुरु के सामने चेला खड़ा है, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो कहीं न कहीं सीपी जोशी को सबसे बड़ी चुनौती वहां अपनों से ही है, क्योंकि आपको पता है धीरज गुजर चुनाव हार चुके हैं, रामपाल जाट चुनाव हार चुके हैं। वहां पहले 2 कांग्रेसी नेताओं का नाम चला था, लेकिन जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, क्योंकि रामलाल जाट के साथ पारस देवी कई कांड जुड़े हुए हैं। तो रामलाल जाट, वहां जाट कम्युनिटी के महज 60,000 वोट है, और सबसे ज्यादा जो कास्ट इक्वेशन है वहां ब्राह्मण 2.25 लाख 2.5 लाख है। इसके अलावा गुजर कम्युनिटी 2-2.5 लाख है, और एकमात्र विधायक हिंडोली से जो अशोक चांदना है वो जीते हुए हैं कांग्रेस के। तो सीपी जोशी का नाम बड़ा है, लेकिन जो धरातल बहुत खुरदरा है, उस खुरदरे धरातल में सीपी जोशी कितनी 2 बुगा पाते हैं, यह 4 जून को तय होगा। बिल्कुल। विशाल जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ही रहेगा कि ऐसी परिस्थिति, जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया कि बहुत बड़ी चुनौतियां हैं सीपी जोशी के सामने, फिर कांग्रेस ने उनके ऊपर दाव क्यों खेला? नहीं, जैसा कि वहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियाँ बन रही थी, जो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के वो पाला बदल कर बीजेपी में चले गए, और टिकटों को लेकर जिस तरह से पूरे मेवाड़ क्षेत्र में परिस्थितियाँ बनी, ऐसे में कांग्रेस को वहाँ पर अपना कद्दावर नेता उतारना ही था, और इसलिए वो टिकट बदली गई। उस सीट पर डॉक्टर सीपी जोशी 2009 से 14 वहाँ पर वो सांसद भी रहे, फिर वहीं से अब केंद्रीय मंत्री भी वहाँ सांसद रहते हुए बने। तो भीलवाड़ा के अंदर जो काम उन्होंने वहाँ पर किए हैं उसको कांग्रेस है कहीं न कहीं भुनाना चाहती है, और ख़ासतौर से तब जब वहाँ पर कांग्रेस की जो विधानसभा चुनाव के अंदर परफॉर्मेंस इस पूरी भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विधानसभाएं हैं उसमें बहुत कमज़ोर रही है। 8 में से 6 हैं वो बीजेपी के पास में, केवल 1 सीट कांग्रेस के पास में है, 1 निर्दलीय के पास में है। तो ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भीलवाड़ा के अंदर बन रही थी कि वहां डॉक्टर सीपी जोशी के अलावा कोई ऐसा चेहरा वहां पर नहीं बन रहा था जो कि सीधी चुनौती दे सके बीजेपी की इस माहौल के अंदर। और दूसरी बड़ी बात ये कि वहाँ पर भीलवाड़ा की राजनीति के अंदर डॉक्टर सीपी जोशी के नाम को लेकर उतना ऐतराज़ नहीं होता, किसी और नाम पर अगर प्रयोग कर लेते तो ऐतराज़ होता। इसलिए डॉक्टर सीपी जोशी हैं वो अचानक नेपथ्य से निकल कर आए। विधानसभा चुनाव नाथद्वारा के अंदर वो हारे, इसके बाद से उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पार्टी ने जिस रूप में राजसमंद में परिस्थितियां बनी जिसका जिक्र मिथिलेश जी ने किया, उस राजसमंद की परिस्थिति का कहीं न कहीं परिणाम है वो भीलवाड़ा के अंदर नजर आया, जहां पर दामोदर गुजर को टिकट मिली थी। उस टिकट को बदलकर डॉक्टर सीपी जोशी को वहां पर टिकट दे दिया गया, और पॉलिटिकल जो एक कास्ट इक्वेशन के हिसाब से जो मैसेज देना था, राजस्थान में कहीं भी ब्राह्मण चेहरा है वो नहीं उतारा गया था, तो उस डैमेज को भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो डॉक्टर सीपी जोशी के अलावा कोई विकल्प मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के पास में इन परिस्थितियों में था। मिथिलेश जी, एक बात अगर हम करें तो 2 राष्ट्रीय पार्टियों के वहाँ पे उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, इसके अलावा 5 दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं, और उनके अलावा 3 निर्दलीय भी चुनाव मैदान में हैं। तो इनका कितना असर पड़ेगा? देखिए,
देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि दो में ही जंग है वहाँ, कांग्रेस और बीजेपी में। अन्य उम्मीदवारों में कोई जंग नहीं है। कांग्रेस के साथ एक और दिक्कत होती है कि कांग्रेस में अब काडर बेस तो खत्म हो गया है, एक पटको पार्टी और चलती है कांग्रेस में। अपने आप में अपने जो कैंडिडेट होते हैं उनको पटकने के लिए अपने आप एक रणनीति बनती है। तो सीपी जोशी साहब को वहां पटको पार्टी से भी चुनाव लड़ना है। अब उसमें गायत्री त्रिवेदी जी के देवर कितना करामात करते हैं, रामलाल जाट क्या भूल गए हैं वो पुरानी शिकस्त, वो उनके लिए चुनौती है। धीरज गुजर खुद चुनाव हार गए, लेकिन क्या वो गुजर कम्युनिटी के वोट दिला पाएंगे? क्या सचिन पायलट उस मलाल को भूल कर वहां प्रचार करने जाएंगे? तो असली जो लड़ाई है डॉक्टर सीपी जोशी की यह है कि कांग्रेस में जो पटको पार्टी है उससे कैसे जंग जीते। जहां दूसरी तरफ बीजेपी की बात है तो बीजेपी में संघ पूरी तरह एक्टिव हो गया है और दामोदर अग्रवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी 40 साल पहले काम कर चुके हैं और मेवाड़ संघ की प्रयोगशाला है। केसरिया का अगर कहीं प्रयोग होते हैं तो मेवाड़ में ही होते हैं। और आप देखिए उससे सटी हुई जो चित्तौड़गढ़ सीट है, उस चित्तौड़गढ़ सीट में भी उदयलाल आंजना फंस गए, क्योंकि उन्होंने वो चंद्रभान आक्या ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन आखिरी में वो बीजेपी में चले गए तो उदयलाल आंजना फंस गए। तो ये जो सीपी जोशी का गुट था उसमें उदयलाल आंजना, रामपाल शर्मा, एक बड़ा ग्रुप था, वो बिखर सा गया है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि केवल और केवल सीपी जोशी के पास एक वैतरणी पार करने की अमोघ वस्त्र है, या जो है वो है कि चंबल परियोजना का पानी जो उन्होंने 10 साल पहले लेकर आए थे उसको वो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसका पानी का कितना असर होता है। उसके बाद ईआरसी पर कई मुद्दे छिड़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर सीपी जोशी कद्दावर नेता हैं और कल उन्होंने जो प्रोफेसर हैं, लेकिन कल उन्होंने गौतम जयंती पर भी जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया है, तो सियासत में जातिगत आंकड़ों को साधने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन ये मान के चलिए कि मेवाड़ में डॉक्टर सीपी जोशी एक बड़ा नाम है, लेकिन अभी नाथद्वारा से हार कर आए हैं। और कहीं न कहीं जो छोटी कास्ट है उनको कैसे बीजेपी साधती है, कैसे वहां संघ कार्य करता है, और कांग्रेस में कितने कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं। जो कांग्रेस के लिए कल परसों जो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि एक कार्यकर्ता को पकड़ते हैं, दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है, तो उस समस्या से कहीं न कहीं सीपी जोशी भी जूझ रहे हैं। तो कैसे सीपी जोशी तैयार करते हैं ये उनके लिए चुनौती है। मुझे लगता है कि दामोदर अग्रवाल को वहां एज मिला हुआ है और उसका मेजर रीजन यह है कि वहां आरएसएस बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। और मैं यही कहना चाह रहा था मिथिलेश जी कि जैसा आपने बताया कि सीपी जोशी के लिए ये चुनाव बहुत कांटे का है, इतना आसान नहीं है कि वो यहाँ से चुनाव जीत सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जो सीपी जोशी के पक्ष में जा रही है वो ये कि दामोदर अग्रवाल, उनका कोई राजनीतिक इतना अनुभव नहीं है। चुनावी दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो वो पहली बार अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास अगर कहीं सकारात्मक चीज या प्लस पॉइंट अगर हम मान के चलते हैं तो वो है उनकी आरएसएस की पृष्ठभूमि। विशाल सर, कितना फर्क जो है उनके इस चुनाव में इस पृष्ठभूमि का पड़ने वाला है? देखिए, लोकसभा चुनाव की जो पूरी शैली होती है चुनाव लड़ने की, उसमें विधायकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में विधायकों का जो वहाँ पर आधार है भारतीय जनता पार्टी के पास में, वो बहुत सशक्त है, नंबर 1। नंबर 2, हमने देख रखा है कि जिस रूप में विधानसभा चुनाव में संघ विचार परिवार ने हमारे जयपुर के अंदर ही जिस तरह से गोपाल शर्मा का चुनाव हुआ, चाहे बाल मुकुंद आचार्य का चुनाव हुआ या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चुनाव हुआ, इन पूरे चुनाव के अंदर जिस रूप में पूरा एक पार्टी का कैडर लगा, जैसे से कार्यकर्ता बूथ मैनेजमेंट हुआ, तो एक तरह से ये साबित हुआ कि उसमें उम्मीदवार के चेहरे से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की मेहनत और वहाँ का जो संगठनात्मक जो ढांचा है वो किस रूप में काम करता है, किस तरह से बूथ तक लाने में वोटर को मददगार रहता है, ये रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उस लिहाज से भीलवाड़ा के अंदर ये बिल्कुल जो दामोदर अग्रवाल का नाम सामने आया है, बहुत सोची समझी रणनीति के साथ में लाया गया है। हमने कहा कि जैसे पूर्व वहाँ पर जो सांसद हैं उनको लेकर हो सकता है थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो, या जो प्रयोगवादिता है राजनीति के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी जिस तेज़ी से कर रही है उसका ही परिणाम है कि भीलवाड़ा के अंदर एक बिल्कुल नया चेहरा, ताकि कार्यकर्ताओं के तमाम मंतर विरोध खत्म हो जाएं और कार्यकर्ता बिल्कुल एक सतह पर आ जाएं कि बिल्कुल नया चेहरा है, वो उतार दिया गया है। जो निर्विवाद है वहाँ पर भीलवाड़ा की राजनीति के अंदर कहीं भी उनका जिक्र उस रूप में राजनीति पे नहीं था और अचानक राजनीति के अंदर उनको टिकट ला दिया। नरेंद्र मोदी के साथ में उनका जुड़ाव है, ये एक बूस्टर डोज का काम करेगा
स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि सीपी जोशी का जो राजनीतिक अनुभव और राजनीतिक कद है उसके मुकाबले में दामोदर अग्रवाल जी, माफ कीजिएगा, दामोदर अग्रवाल जी हैं, उनका कद कहीं भी किसी रूप में कमतर रहेगा, क्योंकि उनके साथ में जो ताकत है वो बहुत बड़ी पीछे लगी हुई है। विशाल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का ढांचा है वो कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है कांग्रेस पार्टी से। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग विधानसभा चुनाव में भी उसने किया और ये अभी लोकसभा चुनाव में भी कर रही है, और वो निश्चिंत होकर के कहीं भी प्रत्याशी को बदल देती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो विकास योजनाएं हैं या जो हम जो काम कर रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं जनता के मानस में घर करती है और उसके बदले में हमें वोट मिलता है। अगर हम मुद्दों की बात करें मिथिलेश सर, तो अगर देखा जाए तो ये जो लोकसभा चुनाव है, हालांकि ये केंद्र के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन क्या इसमें स्थानीय मुद्दे प्रभावी होते हैं या केंद्र की जो योजनाएं हैं या उनका जो विकास मॉडल है उन्हीं के ऊपर मोहर लगती है? देखिए, निश्चित रूप से इसमें केंद्र का बहुत अहम भूमिका होती है और इसमें प्रधानमंत्री का चयन करना होता है, तो कहीं न कहीं मोदी ब्रांड और मोदी का जो चेहरा होता है वो एक ब्रांड काम करता है और कांग्रेस की तरफ से कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है उस पर फैसला होता है। लेकिन स्थानीय मुद्दे भी कुछ हैं, भीलवाड़ा के कुछ दर्द हैं जिन्हें वो मैनचेस्टर जो कहे जाते हैं वो झेल रहा है। उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहाँ वस्त्र पार्क की बरसों पुरानी मांग है, वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। इसके अलावा स्टील प्लांट लगाने की बात थी, मेमू कोच लगाने की बात थी, जो डॉक्टर सीपी जोशी जब वहाँ के सांसद हुआ करते थे तो उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन बीजेपी के पास प्लस पॉइंट यह है कि दामोदर अग्रवाल खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो 2 बार भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और टेक्सटाइल और इंडस्ट्री उसके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत शिद्दत के साथ समझते हैं। तो इनको कैंडिडेट बनाने से बीजेपी को एक बड़ा माइलेज ये मिल गया कि ये अब दिल्ली में जाकर बात कर सकेंगे। आप देखिए कितने कंफर्ट जोन में है कि अभी भीलवाड़ा के लिए बीजेपी ने किसी स्टार प्रचारक का भी प्रचार के लिए वहां नाम नहीं रखा है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह कॉन्फिडेंस है। और जिस तरीके से कांग्रेस से कार्यकर्ता छोड़ छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, चाहे रामपाल शर्मा हो और कई सरपंच आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमने देखा कैलाश मेघवाल को भी ये मुगालता हो गया था कि शायद मैं बहुत बड़ा नेता हूं। लेकिन जब आरएसएस का बैकग्राउंड वहां देखते हैं तो हमने देखा कि कैलाश मेघवाल को पटकनी दे दी कि लालाराम बैरवा ने, जो वहां के नहीं थे, केकड़ी के थे। यह बताता है कि आपको चुनाव जीतने के लिए मेवाड़ में संघ जैसी आपको पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी, संघ जैसे लोगों को जोड़ के रखना होगा, और इस बात को कांग्रेस कहीं न कहीं समझती है। आप देखिए दामोदर गुजर जो जयपुर के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनको पहले गुजर बेस मानकर भीलवाड़ा से टिकट दे दिया गया और फिर राजसमंद भेज दिया गया। तो आप देखिए कांग्रेस की जो सिचुएशन है, चाहे सुदर्शन रावत की हो, चाहे सुनील शर्मा की हो, चाहे अभी हमने देखा डूंगरपुर बांसवाड़ा में किस तरीके से अपने ही अपनों से बेगाने हो गए, ये पटकथा लिख रही है कि कांग्रेस में जो कैंडिडेट्स का भी बिलीव कम हो रहा है और कार्यकर्ता कहीं न कहीं धरातल से खिसक रहे हैं। इसलिए सीपी जोशी के सामने दोहरी चुनौती है। अगर हम बात करते हैं सीपी जोशी साहब की, तो वो उनके पास एक बड़ा पावरफुल मुद्दा वो लेकर के बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। जब वो पहले यहाँ से सांसद रहे थे तो उन्होंने मेमो कोच और एक इस्पात फैक्ट्री लगाने का शिलान्यास किया था, मगर उसके बाद जब सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी आ गई तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। इस मुद्दे को लेकर के वो बहुत हमलावर हैं। विकास सर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है, भीलवाड़ा के अंदर देखिए किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण आयाम होते हैं, 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो वहाँ का औद्योगिक माहौल कैसा है, दूसरा वहाँ का राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक चेतना कितनी महत्वपूर्ण है, और तीसरा अगर हम देखें कि किसान और कृषि वहाँ पर वो किस परिस्थितियाँ में है, किस तरह से वहाँ पर हैं, और चौथा सामाजिक क्षेत्र और जोड़ लीजिए। इन चारों क्षेत्र के लिहाज से भीलवाड़ा अगर हम देखें तो माइलस्टोन उसने कायम किए हैं। 1897 बिजोलिया का किसान आंदोलन मेवाड़ के अंदर हुआ, किसानों ने पहली बार वहाँ आवाज़ उठाई। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ किसान कम्युनिटी है, वो आज़ादी से कितने साल पहले वो वहाँ पर सक्रिय थी। लगभग 50 साल तक ये पूरा आंदोलन चला। माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, कई ऐसे किसान नेताओं ने वहाँ अगुवाई की उस आंदोलन की। तो वहाँ किसान कितना परिपक्व है इसको आप समझिए। औद्योगिक नगरी के रूप में राजस्थान में 4 दशक पहले पूरी वस्त्र उद्योग की नींव रखी गई भीलवाड़ा के अंदर, और मैनचेस्टर है वो कहा गया। आज भीलवाड़ा के अंदर वो वस्त्र नगरी किस रूप में विकसित हो रही है,
चुनौतियां कई हैं, लेकिन इतने सालों तक उसने अपनी पहचान बनाए रखी है। तो वहाँ का उद्योग जगत भी बहुत कुछ कह रहा है कि कितनी अवेयरनेस है। जहाँ तक राजनीति की बात है, शिवचरण माथुर के रूप में वहाँ पर दो बार मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर। और दिलचस्प जो राजनीतिक चेतना की बात है वो मैं आपको बताऊं कि 1984 के अंदर जब इंदिरा गांधी की हत्या का मामला हुआ था और उसके बाद चुनाव हुए, जिन 25 की 25 सीटों को जीतने की बात कही जाती है, राजस्थान में पहला मौका था जब उनके मुख्यमंत्री के काल में 25 की 25 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और वहीं जब बोफोर्स वाला मामला और तमाम घटनाक्रम सामने आए, राजीव गांधी सरकार का डाउनफॉल आया, वीपी सिंह सरकार ने समर्थन लिया, तब चुनाव हुआ, तब राजस्थान में शिवचरण माथुर ही मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में 25 की 25 सीटें कांग्रेस हारी। तो राजनीतिक चेतना वहाँ के लोग और वहाँ से जो पॉलिटिकल मैसेज आता है वो भी ये बताता है कि भीलवाड़ा कितना एक तरह से वाइब्रेंट है वो लोकसभा सीट है। तो मुद्दों के लिहाज से पानी का वहाँ पर एक बड़ी समस्या है। राजस्थान में पाली और भीलवाड़ा दोनों जगहों पर वाटर ट्रेन है वो चलानी पड़ती थी। अब परिस्थितियाँ किस रूप में बदली हैं, सीपी जोशी चाहेंगे कि उस चीज़ को वो एंडोर्स करें, उसको मतदाता तक पहुँचाएं। विकास की कई परियोजना उन्होंने वहाँ पर खड़ी की, लेकिन वो कितनी धरातल पर उतरी उसको वो मुद्दा वहाँ बनाने वाले हैं। तो दो ऐसे पहलू हैं सीपी जोशी के पास में, उसको वो चुनावी मैदान में उतारेंगे। वहीं मिथिलेश जी ने जिस रूप में बताया कि वसुनगरी का विकास आगे कैसे होगा और जिस रूप में वहाँ पर प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि ये 2047 के अंदर कैसा भारत होगा और कैसा भीलवाड़ा होगा, ये वो चुनाव है। तो एक तरफ वर्तमान और भविष्य दोनों की बात दोनों प्रत्याशी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मिथिलेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि बताया विकास सर ने कि पानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है वहाँ पे, और इसके साथ साथ बिजली का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि ERCP योजना को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाई है और इसका फायदा शायद कांग्रेस उठाने में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पानी बिन पानी सब सून जी, पानी की बहुत बड़ी कहानी है वहाँ, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन अभी ERCP का प्रोजेक्ट वहाँ तक नहीं गया है। विट्ठल शंकर अवस्थी और रामपाल शर्मा ने मुख्यमंत्री से पिछले दिनों मुलाकात की है और उनसे मांग की है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उन्होंने मांग की है उसमें ये सुझाव दिया गया है कि जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके अलावा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इनके जो बांध हैं उनको इंटरकनेक्ट किया जाए और बीसलपुर कैचमेंट का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको दिया जाए भीलवाड़ा को। तो उस पर प्रोजेक्ट पर हाँ करने के लिए मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है और ERCP के DPR में भी उसे शामिल करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। अगर ये वाकई इस वेव में काम हो रहा है तो ये पानी का मुद्दा सुलझ जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि वहाँ औद्योगिक नगरी है और महंगी बिजली कहीं न कहीं जो उद्योग जगत के लाभ को कचोटती है, उसको रोकने के लिए जो सौर ऊर्जा का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि हर जो छत है वो अब बिजली बनाएगी, उस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। अगर वो कन्वर्ट होती है और अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहाँ का नेतृत्व करता है तो उसका बेनिफिट भी कहीं न कहीं उद्योग जगत को होने वाला है। तो ये दोनों सॉल्यूशंस का निकालने के लिए जो पानी वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूर्व गाँव में वहाँ जो दीवारें दरक जाती है, वो जो ब्लास्टिंग होती है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसका भी सॉल्यूशन कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि अगर सरकारें मिलके काम करें तो उसका सॉल्यूशन निकल जाता है, क्योंकि माइनिंग जो सेक्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू है, लेकिन जो सिक्योरिटी का इश्यूज है, जो माइनिंग सिक्योरिटी का, उसके लिए नेशनल पॉलिसी बनने की दरकार है। अगर वो नेशनल पॉलिसी बनती है तो पूर्व गांव के कई मकान जिनमें दरक गए हैं उनको भी राहत मिलने की उम्मीद है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर CP जोशी एक प्रोफेसर हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, बड़ा नाम है। विशाल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं भीलवाड़ा ही नहीं, पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ मतदान होना है उन तमाम लोगों को ये अपील ज़रूर होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कास्ट करें, मतदान करें, क्योंकि मतदान ही एक ऐसा आपके पास में हथियार है जो 5 साल में एक बार आप इस्तेमाल करते हैं और उस हथियार के दम पर आप या तो सत्ता में किसी को बिठा देते हैं वापस या फिर सत्ता बदल देते हैं। तो इस हथियार का इस्तेमाल है वो ज़रूर कीजिए। ये एक हथियार भी है और लोकतंत्र का औजार भी है। मिथिलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? मैं कहूँगा कि लोकतंत्र के मंदिर में अगर सबसे बड़ी कोई भेंट है, सबसे बड़ा कोई योगदान है, तो वो ये है कि आप जिस दिन मतदान तिथि है अपने घर से निकले, बूथ तक जाएं और स्वयं विवेक से, बिना किसी दबाव के
राष्ट्र निर्माण में योगदान दें और निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करें। बिल्कुल, आपका वोट अमूल्य है और आपको मतदान जरूर करना है। विशाल सर और मिथिलेश सर, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों तक आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।